Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you guys have joined the class. Can I see you in the chat room? Please acknowledge me there. I cannot see anyone still. Please drop me your text. Okay, should we move to the class? आप में से कौन कौन है जो लास्ट क्लास में अवेलेबल नहीं थे, ताकि उनके लिए छोटा सा रिव्यू लेक्चर स्टार्ट करें और उसके बाद हम अपने एक्चुअल पॉइंट पे आ जाएं. Okay, should we move to our topics? Are you guys ready? Okay, first we are going to take the review of the last lecture, then we will move to the new one, right? ओके सो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली बेसिक्स के बारे में सीखा था. बेसिक्स क्या थी कि भाई हमने जो पेपर अटैम्प्ट करना है उसका क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या मार्किंग स्कीम्स होगी, क्या मार्क्स डिविजन होंगी. आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपियर होने जा रहे हैं तो भाई क्या डिफरेंस है बोर्ड की लाइफ में और स्कूल की लाइफ में. तो ये जो थोड़े से डिफरेंस हैं ये हमने लास्ट की क्लास में कैटर किए थे और आई होप सो आप सब क्लियर होंगे इसके बारे में, राइट? अच्छा, स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो वी कैन टेक द 1 or 2 minute lecture over here, right? Okay, is there any question regarding that one? Paper point of view, marking scheme, marking division, sections, model paper, reference book. Sir, recap दे दें. Okay, who's there? Okay, give me a minute बेटा. Okay, Azim, no problem. We are going to take the small review. ठीक है, इसके बाद हम अपने actual lecture पे आते हैं. Is there anyone else who haven't attended the last class? Walaikum assalam Mujahid. Okay, I hope so we should move to the class because we have a good strength over here. Okay, first we are going to take the small and the quick review of the last lecture, then we will move forward to the new one. ठीक है. अच्छा, कल लास्ट जो मंडे हमने लेक्चर लिया था उसमें जो एक हमारा मेन एजेंडा था जिसके ऊपर हमने बात की थी वो थी मॉडल पेपर और मार्किंग स्कीम, एंड द थर्ड वन इज़ हमारी कोर्स बुक हमने कौन सी लेके चलनी है थ्रू आउट द सेशन. वो मैंने थोड़ा सा एक गाइडेंस दी थी उसके हवाले से, उसके बुक कवर्स भी शेयर किए थे. ठीक है, तो अगर आपने नहीं क्लास ली तो आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो हमारी छाजो की ऐप पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से उसको रीअटेंड कर सकते हैं क्लास को. ठीक है. अच्छा, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू देते हुए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जारी करेंगे, बस 5 मिनट मुझे दीजिएगा इसके लिए. अच्छा, क्या है बेसिकली हमारे जो इस वक्त हमने बोर्ड के लिए अटैम्प्ट करने हैं बोर्ड के पेपर उसमें, और जो स्कूल के पेपर्स अभी तक दे चुके हैं, इंटरनल एग्जाम्स जो दे चुके हैं 8 क्लास तक, उसमें क्या डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस जो हमें वहाँ पे मिलता है वो ये मिलता है कि भाई वहाँ हमारी इवैल्यूएशन होती है लिमिटेड बच्चों के अंदर, 40-50 बच्चे हमारी क्लास में. अब जो हमारी इवैल्यूएशन होने जा रही है ना वो थ्रू आउट द सिंध होने जा रही है, पूरे सिंध के बच्चों के बीच में हमारी इवैल्यूएशन होने जा रही है. इट मीन्स दैट ये कॉम्पिटिशन तो भाई बहुत टफ हो गया है, और इस कॉम्पिटिशन टफ होने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें जो वो कॉन्स्टेंट भी हो गई हैं. कॉन्स्टेंट इन व्हाट सेंस कि भाई पूरे सिंध का बच्चा एक ही बुक पढ़ेगा जो बुक उसको दे दी है रेफरेंस बुक. ठीक है, और पूरे सिंध के बच्चे के पास अपनी एक इसको लेवरेज दे दिया गया, एक पॉइंट दे दिया कि भाई आप अपने नोट्स क्रिएट करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई इसी बुक का कंटेंट पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई सब अपने स्किल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और स्किल्स यूज़ करके जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल बना सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे कंटेंट लिख सकते हैं, उतने अच्छे मार्क्स ले लेंगे वो. ठीक है. अच्छा, तीसरी चीज़ जो कांस्टेंट है सबके लिए वो क्या है कि भाई पेपर पैटर्न जो कि मॉडल पेपर बोर्ड ने हमें डिलीवर किया है लास्ट ईयर 2022 में. ठीक है, 2023 के जनवरी में ऑलमोस्ट हमें दिया है, वो ऑलमोस्ट अभी आगे इस साल तो हमारे फॉलो होने वाला है, तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है. अच्छा, क्या है वो मॉडल पेपर, उसके अकॉर्डिंगली भाई हमारा 75 मार्क्स का पेपर होगा, और उस 75 मार्क्स का जो पेपर होगा हमारा, उसके अंदर 2 डिविजन्स बना दिए, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल. ठीक है, हमारा जो प्रैक्टिकल है दैट वुड बी ऑफ 15 मार्क्स, और जो थ्योरी है हमारा वो होगा 60 मार्क्स का. अब वो 60 मार्क्स का जो थ्योरी है वालेकुम अस्सलाम. ओके भाई, ये जो 60 मार्क्स की जो हमारी थ्योरी है उसकी भी 3 डिविजन्स बना दी गई हैं भाई. 3 डिविजन्स क्या बना दी गई हैं, एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन सेक्शन है, सेक्शन बी इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर. तो भाई डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों सेक्शंस में, पहले कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए, किसका वेटेज ज़्यादा है, तो ये सारी बातें उस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करी हुई. आप जाके उस लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा सा आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप देता हुआ चलूँ, टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो गया. अच्छा, क्या था रिकैप भाई, सेक्शन ए का वेटेज है 20%, सेक्शन बी का 40%, सेक्शन सी का अगेन 40%. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा 100% का पेपर बनता है, और सेक्शन ए जो 20% वेटेज का है उसके मार्क्स हैं 12, राइट, और सेक्शन बी जो 40% वेटेज का उसके मार्क्स हैं 24, एंड अगेन सेक्शन सी उसके भी मार्क्स हैं 24. तो दिस इज हाउ हमारी जो टोटल वेटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 100%, और जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं पेपर के दैट इज 60 मार्क्स. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है जी. अच्छा, तो ये तो हमारा कुछ पेपर पैटर्न हो गया, और पेपर पैटर्न के साथ क्या हो गया, मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस कर ली. ठीक है. अच्छा, अब हमने इसके बाद जो है चैप्टर की तरफ मूव करना था, और चैप्टर की तरफ सर प्लीज़ कंप्यूटर पे लेक्चर. ओके बेटा, नाउ मूव हियर. इट्स व्हाट
चैप्टर नंबर 1 हम इसमें, अच्छा चैप्टर के बारे में एक डिस्कशन हमारा और चुका था कि भाई हमारी जो रेफरेंस बुक है उसके अंदर हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अब 7 चैप्टर्स में से भाई पहले जो बारी आती है वो आती है चैप्टर नंबर 1 की। ओके हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं, हम चैप्टर नंबर 1 पे मूव करने जा रहे हैं बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द फंडामेंटल? भाई फंडामेंटल कहते हैं किसे हैं? भाई अगर मैं इसका आसान वर्ड बोलूँ आपको, व्हाट इज द फंडामेंटल, सो इट कैन बी काउंट एज बेसिक्स। अब ये बेसिक्स क्या है भाई? फंडामेंटल्स आर व्हाट? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक्स में क्या चीज़ें सीखी जाती हैं, क्यों सीखी जाती हैं, दैट इज द वैलिड पॉइंट। ठीक है, बेसिक्स क्यों ज़रूरी है भाई? बेसिक के जाने बगैर हम चीज़ की जो है इमारत नहीं बना सकते। जैसे कि हमने बिल्डिंग बनानी है भाई, पहले क्या करेंगे? बेसिक पिलर्स खड़े करेंगे, तब बिल्डिंग हमारी डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका मतलब अगर हमने चैप्टर पे फोकस नहीं किया, चैप्टर 1 को छोड़ दिया, तो आगे हमारे लिए बहुत मुश्किलात होने वाली हैं। ठीक है, तो इसको बड़े फोकस करके आपने बड़े अच्छे से सुनना है चैप्टर नंबर 1 को। अब इसमें क्या है भाई? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक्स क्या है भाई? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर किसने बनाया भाई, कब बनाया, कहाँ से आया, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, क्या मॉडिफिकेशंस हो गई, कौन कौन सी डिवाइसेस से मिलकर बना है, कैसे चलता है, कौन कौन सी डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसको चलाने के लिए। सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। गर्मी बहुत हो रही है भाई आज। ओके, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे भाई? हम इस चैप्टर पे मूव करेंगे और इस चैप्टर के बारे में पहले जानने से पहले मैं पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। क्या सवाल था वो मेरा आपसे कि सर आपने, अच्छा मैंने लास्ट मंडे होमवर्क दिया था, बिल्कुल मैं उसके बारे में ही पूछने वाला हूँ अभी आपसे। क्या होमवर्क था भाई? मैंने आपसे पूछा था एक छोटी सी कंप्यूटर की कंसाइज डेफिनेशन आपने मुझे बतानी है कि भाई आप लोगों की नज़र में कंप्यूटर है क्या। अभी तक जो आप कंप्यूटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, कब से भाई? ग्रेड 2 से, ग्रेड 3 से, ग्रेड 4 से, आई होप सो सब इस तरह ही, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई एक्सटेंडेड नहीं होता। इस 2, 3, 4 से स्टार्ट, तो ऑलमोस्ट 5, 6, 7 साल हमें हो चुके हैं कंप्यूटर पढ़ते हुए। ठीक है, तो मुझे एक कंसाइज और एक आसान सी अच्छी सी डेफिनेशन जिसका मतलब आप मुझे समझा सकें वो मुझे आपने बतानी है भाई। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा और एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा तो आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स करना है साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर में मूव करते हैं। ओके, मुझे जल्दी से अपनी एक छोटी सी कंसाइज डेफिनेशन ड्रॉप कर दें। अच्छा एक पॉइंट हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था, दैट वाज व्हाट, कि भाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सबकी डेफिनेशन में मौजूद होगा ये पॉइंट, ऐसा ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस, ये मुझे फातिमा ने भी लिख के दे दिया भाई, ज़बरदस्त फातिमा। ओके, और कोई? इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस डेटा, सुनैना, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये मुझे पहला जो पॉइंट है ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सबकी डेफिनेशन में एक वैलिड पॉइंट है और ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा मुझे कोई इसको एलेबरेट कर दे, थोड़ा सा एलेबरेट कर दे कि सर दिस इज वाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वाई? मुझे कोई एक छोटा सा एलेबोरेशन पॉइंट बता दो भाई, सर इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, ताकि इसके ऊपर बात खत्म हो रही है, मैं समझ जाऊँ, आपको बहुत अच्छे से पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है, हम चैप्टर की तरफ मूव कर जाएं। जी भाई, एनीवन? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वॉज क्रिएटेड टू मेक आवर वर्क ईजी। ओके मोहम्मद अभी, गुड वन, हमारे काम को आसान करने के लिए बनाया गया। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ आ गई, कंप्यूटर इसलिए बनाया गया कि हमारा काम आसान हो गया, लेकिन कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। तो मुझे जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर दो, वाई वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड वर्क। ओके वेरी गुड। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव द डेटा एंड सॉर्ट इट आउट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो इसको थोड़ा कंसाइज करते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा ना इसको आपने क्लियरली सुनना है, क्योंकि ये सवाल आपने आज तक किसी से किया तो है नहीं पूरे थ्रू आउट द सेशन, ऐसे ही है 2, 3, 4 से भाई सर हम इसको कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहने का सिर्फ इतना सा मकसद नहीं है कि इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज नॉट द इनफ और दैट इज नॉट द वैलिड पॉइंट। ठीक है, क्यों भाई? इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी तो होती हैं भाई जो इलेक्ट्रिकल सोर्स ले रही हैं और उसके बाद हमें मैकेनिकल में कन्वर्ट करके दे रही हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो भाई इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि कंप्यूटर को हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस राइट देयर। भाई इसको इलेक्ट्रॉनिक कहने का जो एक्चुअल हमारा पॉइंट है वो क्या है कि भाई इट ऑल्सो वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट द पॉइंट इज इट वर्क्स ऑन द ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इट कैन नॉट डू एनी टास्क बाय इट्स ओन, ये खुद से कोई काम नहीं कर सकती, इट इज डिपेंडेंट ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस लेती है, कंज्यूम करती है, उसको स्टोर करती है और हमारी इंस्ट्रक्शन पे हमारा काम करके देती है, हमारे टास्क कंप्लीट करती है, दिस इज व्हाट। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने के साथ साथ हम इसके साथ एक दो पॉइंट हमने और किया, इट प्रोसेस डाटा। भाई वाई इट प्रोसेस डाटा होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो एक कॉमन सी डेफिनेशन हम बचपन से सुनते आए हैं, व्हाट, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स।
ऐसा ही है, कोई है जिसने डेफिनेशन नहीं सुनी हुई? ओके फातिमा, वेरी गुड। माज क्या यूज़ होती हैं? ठीक है, 2 से 3 टेक्नोलॉजी जिसमें मल्टीपल टास्किंग होती है, वेरी गुड माज। अच्छा, सबने सुनी हुई। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इसका मतलब क्या है भाई कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाट, कि भाई अगर हम बात करें अनप्रोसेस डेटा की, प्रोसेस डेटा की, ठीक है, और किसकी, फिगर्स की। फिगर मतलब शेप्स, पिक्चर्स, इमेजेस, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। बट आइदर इट इज इन अ मीनिंगफुल फॉर्म और नॉट, प्रोसेस फॉर्म और नॉट। ये कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ये कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि चाहे डेटा जो है हमारा वो प्रोसेस्ड हो या ना हो, ठीक है, दोनों फॉर्म में जो है वो डेटा कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो मीनिंगफुल वे में हो या ना हो, दोनों फॉर्म में वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। अब भाई अगर वो प्रोसेस फॉर्म में आ जाए तो फिर क्या कहलाएगा, देन इट विल बिकम द इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में और डाटा में छोटा सा फर्क है। अगर कोई बोलता है सर डेटा इन्फॉर्मेशन है, नहीं, एक डिफरेंस है वहाँ। क्या डिफरेंस है भाई? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, आइदर इट इज इन अ प्रोसेस फॉर्म और नॉट, दैट डजंट मैटर, ठीक है। वो प्रोसेस में होगी तब भी डेटा, ना होगी तब भी डेटा। बट जब प्रोसेस में आ जाएगी, मीनिंगफुल वे में आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी भाई, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। क्या एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं इसकी। भाई ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, कोई समझ आ रहा है किसी को? गुड इज बॉयली, कोई सेंसिबल बात है ये? कोई मतलब समझ आ रहा है इस बात का? नहीं आ रहा, राइट। एक भाई हमारे पास एडजेक्टिव मौजूद है, एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, एक प्रोनाउन, एक नाउन मौजूद है। तो भाई एक क्या है, गैदर है। किस चीज़ का भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच का गैदर किया हुआ है एक जगह पे, पर कोई मीनिंगफुल वे नहीं है। कोई बात हमें समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही भाई? ये हमारी अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, अनप्रोसेस फॉर्म है, बट स्टिल इट इज डाटा, स्टिल इट इज डाटा, ठीक है, चाहे वो प्रोसेस फॉर्म में हो या ना हो। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में। उससे क्या फायदा होगा भाई? हमें बात समझ आ जाएगी। भाई बात समझ आ जाएगी तो क्या होगा? दैट इज व्हाट, अली इज गुड बॉय, इज दिस सेंसिबल थिंग? समझ आ रही है बात? अली एक अच्छा लड़का है भाई, बात समझ आ गई मुझे, तो इट बिकम नाउ इन्फॉर्मेशन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है डाटा इन्फॉर्मेशन में। क्या डिफरेंस है भाई? अनमीनिंगफुल और अनप्रोसेस्ड फॉर्म, वो डाटा कहलाएगी, चाहे वो प्रोसेस भी हो तब भी डाटा कहलाएगी, बट प्रोसेस्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? सिर्फ इन्फॉर्मेशन। Got it now? Is there any question regarding this one? Fatma, Wahid, anyone else? Sunaina? I hope you guys are clear about it because we need to move forward to the lecture. Again, अच्छा, now we are moving to the introduction to the computer. भाई एक छोटी सी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। क्या है भाई इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर? अगर हम इसको देखें तो क्या है भाई? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, जो कि क्या करती है? डेटा प्रोसेस करती है। एक ऐसी मशीन है डेट परफॉर्म प्रोसेस, जो कि प्रोसेस परफॉर्म करती है और साथ साथ क्या कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवाती हैं एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाती है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि जब तक हम इसको कोई इंस्ट्रक्शंस या कमांड नहीं देंगे ये काम नहीं करती, राइट। तो एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, कंप्यूटर्स आर नाउ यूज्ड वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। इज ट्रू, हर जगह भाई जहाँ देखे कंप्यूटर, एजुकेशन में कंप्यूटर, हॉस्पिटल में कंप्यूटर, और मूवी देखने चले जाएं वहाँ कंप्यूटर, भाई हर जगह तो हमें कंप्यूटर नजर आता है। तो एक बेसिक नीड बन चुकी है हमारी आजकल की, ठीक है जी। अच्छा, दी एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज एडवांसमेंट इन नॉलेज। भाई कंप्यूटर में एडवांसमेंट आ रही है, नॉलेज में एडवांसमेंट, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें। ऐसी ऐसी चीज़ें जो पहले हम तस्वुर भी नहीं करते थे, वो चीज़ें देख रहे हैं हम आजकल, ऐसा ही है। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद क्या है भाई? टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ बिजनेस। आजकल अगर हम देखें तो भाई बिजनेस की, बैंक्स वगैरह में कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस में कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में भी कंप्यूटर की बेसिक नीड है। क्यों भाई? उन्हें डाटा गैदर करना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ एक बेसिक नीड हो गई, इंडस्ट्री में भी, एजुकेशन में नीड हो गई। हम देखो अगर ये नहीं होता तो हम पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। तो क्या है भाई? इसके थ्रू आप तक एजुकेशन पहुँच रही है, ठीक है, दैट इज़ द वैलिड पॉइंट। इसके बाद क्या है भाई? बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, सबने देखा हुआ है, कोई नई बात है ही नहीं इसके अंदर। क्यों? डाटा गैदर कर रहे हैं, ठीक है। जब तक डाटा गैदर नहीं होगा, सही से संभल नहीं होगा, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड एक्सेट्रा। भाई इतनी फील्ड है, हम गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी फील्ड में आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है और बहुत एसेंशियल वे में हो रहा है, बहुत एसेंशियल वे में हो रहा है कि भाई हम उसको जो है जितना भी रिसर्च करते हैं ना उसके ऊपर वो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा ही है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप सो यू गाइस आर क्लियर अबाउट द इंट्रोडक्शन। अच्छा, एवोल्यूशन, भाई ये क्या है? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, किसी को पता है एवोल्यूशन किसे कहते हैं? एनीवन? एवोल्यूशन किसे कहते हैं? अच्छा जी, एवोल्यूशन कंप्यूटर की बात करें अगर हम भाई, तो अगर किसी चीज़ में चेंज आ रहा है, ठीक है, किसी चीज़ में चेंज आ रहा है इन व्हाट सेंस, टेक्नोलॉजी वाइज, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ किसी में चेंज आ रहा है, तो भाई उसमें एवोल्यूशन आ रही है, तो भाई इसका मतलब क्या? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करने जा रहे हैं, इट मीन्स दैट भाई कि पहले कंप्यूटर कैसा था, पहले के दौर में कंप्यूटर कैसा हुआ करता था, क्या टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता था,
ठीक है, क्या मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ थी उसकी, क्या मैक्सिमम एडवांटेजेस थे, और अब एवेल्यूएट होते होते चेंजेस आते आते अब कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भाई क्या लिखा है बस यहाँ पे, दी कंप्यूटर्स विच वी सी टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स। मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर मीन्स व्हाट? तो आजकल अगर हम कंप्यूटर देखें तो भाई पहले के दौर के कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट है शेप वाइज भी। क्यों डिफरेंस है भाई, क्यों डिफरेंट है? कि पहले अगर हम कंप्यूटर देखें तो भाई वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज हुआ करती थी, ये तो हमने से सुनी है बातें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हुआ करती थी, ठीक। अब क्या है भाई, कंप्यूटर कहाँ आ गया, हमारी वॉच में आ गया, लैपटॉप में आ गया, फ़ोन की फॉर्म में आ गया, इतने इतने छोटे छोटे शेप में मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अच्छा, which have been evolved since centuries. The evolution of computer is generally divided in following 3 eras. अब जो हमारी टोटल एवोल्यूशन है ना, जो कंप्यूटर में चेंज आया है, वो हमने टोटल 3 एराज में डिवाइड कर दिया गया। 3 एराज, 3 दौर में कंप्यूटर के 3 दौर बना दिए, 3 एराज बना दिए, उसमें हमने कंप्यूटर को टोटली डिवाइड। अब वो कौन से 3 एराज हैं भाई, उन एराज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एरा जो है उसके अंदर, दैट इज़ व्हाट, मैकेनिकल एरा। दैट इज़ व्हाट, मैकेनिकल एरा। अब ये 3 जो है ना, पहले मैं इनका आपको नाम डिक्टेट कर दूँ, उसके बाद जो है हम इसकी तरफ डिटेल मूव करते हैं। अच्छा, नंबर 1 इज़ मैकेनिकल एरा, जिसको डार्क एज भी कहा जाता है, जिसको डार्क एज भी कहा जाता है। अच्छा, नंबर 2 इज़ व्हाट, नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन जिसको मिडिल एज भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा जिसको मॉडर्न एज भी कहा जाता है। अब इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करते हैं, भाई ये नाम रखे क्यों गए, वजह क्या थी, ताकि हमें चीज़ खुद ही एलिब्रेट हो जाए, खुद ही समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा बेटा, सब करेंगे चैप्टर की, जैसे ही जो टॉपिक हमारा खत्म होता रहेगा ना, तो उसके साथ साथ हम उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाट मैकेनिकल एरा। भाई मैकेनिकल एरा की हम बात करें तो भाई इसमें जितने भी कंप्यूटर्स थे, जो भी मैं कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ अभी आज से, जितने भी कंप्यूटर थे वो मैकेनिकली वर्क करते थे, ठीक है। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सोर्स नहीं होती थी हमारे पास, हम क्या करते थे, मैकेनिकली कंप्यूटर जो वर्क करते थे उनको हमने इस एरा में रखा। पहला एरा जो था जिसको डार्क एज का नाम दिया। भाई डार्क एज क्यों कहा, ये ऐसी एज थी जिसमें कंप्यूटर का तस्वुर नहीं था भाई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस दौर में ऐसा एक पहला कंप्यूटर बनाया गया जिसको हमने डार्क एज का नाम दे दिया उस दौर को, ठीक है जी। क्यों, उस वक्त कोई और टेक्नोलॉजी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, दैट इज़ व्हाट, ठीक है। तो मैकेनिकल एरा कहने का क्या मकसद था कि उस दौर के जो कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकली वर्क करते थे। मैकेनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होती थी, हम उसको हाथ से यूजुअली यूज़ किया करते थे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करें, मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन्स दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। एक ऐसी मशीन बनाई इंसान ने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व करना शुरू हो गई थी, ठीक है जी। इन मैकेनिकल एरा ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल। मैकेनिकल एरा में ह्यूमन सक्सेसफुल हुए, उन्होंने क्या किया, टू मेक अ सिंपल मशीन दैट कुड हेल्प परफॉर्मिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो कि सिंपल कैलकुलेशन करवाने में हमारी मदद करना शुरू हो गई। एक ऐसी मशीन बना दी, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग, जिसको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं भाई, कैलकुलेशन को हम कंप्यूटिंग भी यूजुअली कहते हैं। दीज मशीन्स वर मैनुअली ऑपरेटेड सिंस द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। ये मशीन उस वक्त से यूज़ हो रही है जब इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आपसे पहले क्या कहा, इसको डार्क एज कहा गया। उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा आर, अब इस एरा की जो इंपॉर्टेंट मशीन है उनके बारे में बात करने आते हैं, जो कि पहली मशीन बनाई गई इस एरा में रहते हुए। दैट इज व्हाट, अबाकस। अबाकस इज व्हाट, सुना होगा सबने नाम भाई, दैट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, दैट वाज इन्वेंटेड इन 5000 ईयर्स अगो, ऐसे ही है। तो ये अबाकस वाज द फर्स्ट, ओके वेरी गुड मोहम्मद माज, अबाकस वाज द फर्स्ट वन। तो भाई ये 3000 BC में इन्वेंट हुआ था ये, ठीक है। अबाकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम, इसको काउंटिंग फ्रेम का नाम भी दिया गया। भाई मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ उसकी, मैं खुद उसके सामने खड़ा हूँ ताकि आप पहले इसको पढ़ लें, ठीक है जी। दैट इज व्हाट एज काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम का मतलब क्या भाई, एक ऐसा फ्रेम बनाया था जिससे हम सिर्फ काउंटिंग परफॉर्म, मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अबाकस इज स्टिल यूज टू टीच बेसिक अर्थमेटिक, ये आजकल भी यूज़ हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है, ये आप खुद पिक्चर देख के मुझे बताएंगे कहाँ यूज़ हो रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू द स्टूडेंट्स। अबाकस इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, एज अ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। अब मुझे बताएं आपने ये कंप्यूटर कहाँ देखा है, पहले आप इस पिक्चर को थोड़ा गौर से कंसीडर करें। आप बताएं आपने ये कंप्यूटर या फिर ये डिवाइस कहाँ देखी है आजकल, एनीवन, कोई एक मुझे जवाब दे दो। किसी ने भी नहीं देखी है डिवाइस आज तक? स्कूल्स में देखी है, नर्सरी में देखी है, वेरी गुड, प्रैप क्लासेस में देखी है, वहाँ बच्चों को बेसिक कैलकुलेशंस सिखाने के लिए ये अबाकस यूज़ किया जाता है, ये डिवाइस, बिकॉज दैट इज ओनली द कैलकुलेशन डिवाइस, कैलकुलेशन बेस्ड डिवाइस से सिर्फ प्लस माइनस हो सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
इस डिवाइस के थ्रू हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो बच्चों को जो बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जाती है उसमें क्या कहते हैं भाई, ये बीन्स मूव कर रहे होते हैं, 2 बीन सीधा कर दिए, 4 बीन सीधा कर दिए, तो उसको ये ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, इसके बेस पे कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं हम। तो भाई ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए आजकल ये कंप्यूटर यूज होता है, बट उस दौर का पहला कंप्यूटर था जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के दे रहा था। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। भाई इससे जब ये वाला काम हो गया हमारा, कुछ अर्से हमने इसको यूज़ कर लिया, तो भाई क्या किया साइंटिस्ट ने कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशंस लेके आएँ, इसके फिर इसके दूसरे स्टेप पे मूव करें भाई। तो इसके बाद अब अगस्त के बाद जो सेकंड कंप्यूटर बनाया गया, दैट इज़ व्हाट, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स कौन थे भाई? नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, नेपियर बोन्स। भाई ये जो कंप्यूटर था जिसको नाम दिया था नेपियर बोन्स का, ये 1612 AD में इन्वेंट हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको नेपियर बोन्स का नाम देने की क्या वजह थी, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके पिक्चर देख के इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डेवलप्ड नेपियर बोन्स इन 1612। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रॉड्स, इसको नेपियर रॉड्स भी कहा जाता था, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स, एक ऐसी मशीन थी जिसमें 10 रॉड्स कंटेन होती थी, ठीक है, 0 till 9, राइट। अच्छा, दी रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वो रॉड्स यूजुअली बोन से मिलके बनी थी, वुड से मिलके बनी थी और मेटल से मिलके बनी थी। तो ज़्यादातर जो उसमें मटेरियल हमने यूज़ किया था दैट वाज बोन, ठीक है। तो उस बोन्स की मदद से बनाने की वजह से इसका नाम नेपियर ने क्या रखा, नेपियर बोन्स, राइट नाउ। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेपियर बोन्स was used for multiplication and division as well, ठीक है। दैट इज व्हाट भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने अबाकस से ले ली थी, ठीक है जी। अब हमने क्या एक फेस इन्वेंट करना था कि भाई अगर हम ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जिससे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकें, तो भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हम नेपियर बोन्स आ गया था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर भी क्या कर लिया था भाई, काबू पा लिया था कि भाई हम एटलीस्ट एक चीज़ और इससे फंक्शन इन्वेंट कर लिया हमने, ये चीज़ भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये दिखने में कुछ इस तरीके का था नेपियर बोन्स, इसमें 10 रॉड्स होती थी 0 till 9, ये 0 है, ये 9 है, ठीक है। तो ये 10 रॉड्स होती थी, इसके अकॉर्डिंगली क्या करते थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो गया। बट फिर ये लिमिटेड नंबर से, लिमिटेड नंबर की कैलकुलेशन हुआ करती थी, तो इसके बाद क्या हुआ, तीसरी डिवाइस की तरफ मूव करना पड़ा, तीसरी इन्वेंशन लेकर आए और उसका नाम रखा, और ये अभी तक पहला एरा ही चल रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, सारे मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पावर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ये टोटली मैकेनिकल वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो तीसरा कंप्यूटर जो हमने बनाया दैट इज व्हाट, स्लाइड रूल, साइंटिस्ट ने बनाया, सॉरी, दैट इज व्हाट स्लाइड रूल। भाई इसका नाम स्लाइड रूल क्यों रखा है, इसमें स्लाइड एडजस्टेबल स्केल्स थे। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ आपसे भाई, तो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके पिक्चर देख कर इसको डिसाइड करते हैं कब बना था भाई, 1622 AD। अच्छा, ये जो मैं ईयर साथ साथ मैंने मेंशन करे ना यहाँ पे और आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन व्हाट सेंस कि इन ईयर्स को हमने पेपर्स में भी लिखना है और इनको याद रखना है, ठीक है। तो अगर पेपर में कोई इनसे रिलेटेड सवाल आ जाता है आपके पास, तो उन क्वेश्चंस के साथ आपने ईयर मेंशन करना है, ईयर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। ईयर इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्लाइड रूल, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑक्थर्ड इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। किसने इन्वेंट किया था, विलियम ऑक्थर्ड ने, ठीक है। दिस वाज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूल्स, पेयर ऑफ टू मूवेबल रूल्स, ठीक है। ये इसके अंदर रूलर्स की बात हो रही है बेसिकली, प्लेस्ड साइड बाय साइड, दे हैड अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ मार्किंग्स कॉल्ड स्केल्स। स्टैंडर्ड साइड ऑफ, देखिए इसके अंदर आपको लग रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक टाइप ग्लास लगा होता था, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि तीनों स्केल की मैचिंग, सॉरी बेसिकली इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको क्या करता था, स्केल मैच करके कैलकुलेशन हमारी ईजी कर दिया था कि दिस इज हाउ, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, these scales were used for mathematical computation. Slide rule was used to multiply and divide the numbers as well, ठीक है। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुई थी जैसे कि पीछे वाले में हो रही थी। कौन सा था इससे पहला वाला, किसकी बात की थी हमने, नेपियर बोन्स की, वेरी गुड। अच्छा जी, दी मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज, ये आजकल भी बहुत से कंट्रीज में यूज़ हो रहा है। अच्छा देखो, अगर हम कंपैरिजन देखें, इसमें क्या कंपैरिजन है, आपको क्या लगता है कि भाई अगर ये भी फॉर एग्जांपल ये वाला भी, पीछे वाला भी जो है हमारा, दैट इज़ व्हाट, ये भी अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसके बाद वाला भी ये वही चारों चीज़ें कर रहा है, तो भाई इसको क्यों हमने इन्वेंट किया, क्या आपको क्या फ़र्क लग रहा है? एक तो मुझे ये बताइएगा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ बताइएगा, क्या आपको साइज़ में फ़र्क लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी कि भाई वो थोड़ा सा साइज़ में यूज होगा, ये थोड़ा सा साइज़ में रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसमें फोकस्ड बैलेंस हो रहा है,
ठीक है, स्केल हमारे मैच हो रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, कौन सा सवाल किया मुजाहिद आपने बेटा? अच्छा दैट वाज, अच्छा मुजाहिद दैट वाज व्हाट, एक पहली बेसिक कैलकुलेशन डिवाइस थी, ठीक है, कोई मशीनरी नहीं थी। तो उसको क्या लिखा उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द मैन हैज़ इन्वेंटेड, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अबाकस वाज इन्वेंटेड द ईयर्स अगो, इट इज आल्सो नोन। अच्छा देखो इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा है, आपको दिखाता हूँ, मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट, ठीक है, मैन हैव बीन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो मैन सोर्स है उसका नाम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ क्लियरली, ठीक है, बट किसी आदमी ने ये डिवाइस बनाई थी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि अननोन होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में देखो तो कुछ ऐसे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है कि भाई अननोन ऑथर्स हैं जिनके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो इसी तरह से ये अबाकस वॉज द फर्स्ट वन जिसके जो है साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट किया था, कौन मैन था, उसका नाम यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर नहीं है। इज इट क्लियर ना? अच्छा जी, अब आते हैं आगे। तो हम कौन सी डिवाइस पे आ गए थे, तीसरी पे आ गए थे, चौथी पे आ गए थे भाई? हाँ, हमने स्लाइड रूल की बात कर ली थी, ठीक है। तो देयर वाज द एडजस्टेबल स्केल जिससे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चारों काम ले सकते थे। अच्छा, इसके बाद जब तीसरी डिवाइस पे हमने काम कर लिया, हमने कहा भाई एक और थोड़ी सी एक मॉडिफाइड डिवाइस इन्वेंट करते हैं, ठीक है, स्लाइड रूल से आगे निकलते हैं। तो हमने क्या करा, मैन ने एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ब्लेस पास्कल, ठीक है, उसने एक डिवाइस इन्वेंट करी, इसका नाम रखा उसने पैस्कलाइन या फिर पास्कल्स कैलकुलेटर। कब की थी? 1642 AD में, ठीक है। तो ये जो इसने डिवाइस इन्वेंट की थी, अब ये क्या काम करती थी भाई, क्या मॉडिफिकेशन लेकर आई है इसके अंदर, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल्स इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया उन्होंने, विच वॉज कॉल्ड पैस्कलाइन। ही डेवलप्ड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर। अपने फादर को हेल्प आउट करने के लिए, जो टैक्स कलेक्टर थे, उनके लिए उन्होंने एक क्या बना दिया, एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर बना दिया जो कि ग्रेटर नंबर्स की भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। अगर हम पीछे स्लाइड रूल देखें तो उसके अंदर भी लिमिटेड नंबर थे स्केल के ऊपर, ठीक है, तो लिमिटेड नंबर्स था कोई कैलकुलेशन परफॉर्म, इसमें थोड़ी सी ग्रेटर नंबर की फॉर्मेशन जनरेट कर दी थी, ठीक है, पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा था हमने, कैलकुलेटर। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दिस मशीन टू हेल्प द फादर। अच्छा, पैस्कलाइन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स। अब ये 8 फिगर्स तक की, 8 फिगर, वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स थे, 3 स्केल्स थे, तो 3 फिगर्स तक की जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 8 फिगर्स तक की क्या करी इसने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करके दिखाई इसकी मदद। क्यों? इसने अपने फादर को हेल्प आउट करना था। क्या नाम था फादर का? सॉरी, फादर कौन थे इनके? टैक्स कलेक्टर थे। क्या थे? टैक्स कलेक्टर थे, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर ना? अच्छा, यूजर हैड टू एडजस्ट द व्हील्स, यूजर को ये व्हील्स एडजस्ट करने पड़ते थे यहाँ पे, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन। जितनी उन्होंने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उतने उन्होंने क्या करने पड़ते थे, व्हील्स एडजस्ट करने पड़ते थे, ताकि वो बड़े नंबर की कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकें। गॉट इट ना? अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं हम कि भाई बस इसके बारे में तो बात हो गई, हमने चौथा कंप्यूटर भी देख लिया भाई, पहले एरा का। अब इसके बाद सर एरा कब चेंज हुआ, दूसरे एरा पे कब स्विच हुए? तो भाई इस दौर में रहते हुए टोटल 6 कंप्यूटर बने थे। हम 5वीं की बात कर रहे हैं, इसके बाद 6 पे आएंगे, उसके बाद हमारा एरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5वां कौन सा था? लेबनीज वन। इट्स व्हाट? लेबनीज कैलकुलेटर। भाई कौन थे ये, किसने बनाया, इसका नाम लेबनीज क्यों रखा, कब रखा? 1694 में, ठीक है। अब कौन थे भाई? लेबनीज कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड, ठीक है, विलियम लेबनीज। इसका भाई ये जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखो यूजुअली अगर हम देखते आ रहे हैं अभी तक, तो भाई अपने नाम पे सबने अपने इन डिवाइसेस का, इन्वेंटेड डिवाइसेस का नाम रखा, ठीक है। ऐसे ही अभी तक जो पीछे हमने देखा, तो भाई इनका भी नाम जो है उसी नाम से इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपने लेबनीज वाले नाम से ही अपने कैलकुलेटर का नाम रखा। इनका कैलकुलेटर क्या डिफरेंस था भाई, इनके कैलकुलेटर में और पहले वाले कैलकुलेटर में क्या फ़र्क हो गया, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। लेबनीज कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड लेबनीज। इट वाज आल्सो कॉल्ड स्टेप्ड रैकनर, ठीक है। इसको ये एक इन्होंने नाम दिया स्पेसिफिक, क्यों दिया इसकी वजह भी हम देखते हैं आगे। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये एक प्रॉपर कैलकुलेटर था पहला, जो चारों ऑपरेशंस जो हमारे मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक्स के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन बहुत स्मूथली सॉल्व कर लेता था, बहुत स्मूथली मैनेज कर लेता था, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट वन जो कि एक साथ चारों परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता था। गॉट इट ना? इसका मतलब क्या है कि एक ही डिवाइस से एक ही स्केल में रहते हुए हम एडिशन भी करवा सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, स्केलिंग की फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी पड़ती थी। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो ये 5 कंप्यूटर बने जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, कैलकुलेशन, दैट्स इट। कैलकुलेशन से बढ़ के अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि थे सब तमाम
mechanical computers. Got it now? Now we are moving to the last one. That is what? Babbage difference and analytical engine. नाम सुनते ही आपके जहन में आ गया होगा भाई किसने बनाया होगा ये कंप्यूटर. वेरी गुड. मोहम्मद माज किसने बनाया कंप्यूटर ये? एनीवन? वावे. चार्ल्स बैबेज. वेरी गुड. तो चार्ल्स बैबेज जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था. इनके नाम से हमने जज कर लिया भाई बैबेज वाला नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली चार्ल्स बैबेज, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर. क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर. तो इन्होंने ये पहला कंप्यूटर बनाया था जिसके अंदर इन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेशन से हटके, कैलकुलेशन से हटके भी कोई बात की थी. भाई क्या बात की थी देख लेते हैं. चार्ल्स बैबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड द मैकेनिकल इंजीनियर. ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. क्या कहलाते थे वो? वजह क्या थी? बिकॉज ही डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन. इन्होंने पहली कंप्लीट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई थी. पहली कंप्लीट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई थी. ठीक है जी. अच्छा, हिज फर्स्ट इन्वेंशन वाज डिफरेंस इंजन. पहली जो इनकी इन्वेंशन थी डिफरेंस इंजन थी. डिफरेंस इंजन कैसा दिखता था मैं आपको दिखाता हूँ अभी. इट वॉज द डिफरेंस इंजन. ठीक है, ये डिफरेंस इंजन था. ठीक है. अच्छा, इट वॉज द डिफरेंस इंजन. It was an automatic mechanical calculator. Difference engine was a large machine made up of metal and was powered by steam. ठीक है, स्टीम से इसको पावर किया जाता था और ये मेटल से मिलके बनी थी. बहुत लार्ज यूज डिवाइस थी. साइज में भी यूज थी, वेट में भी यूज थी, जगह भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती थी. ठीक है. द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज, मैकेनिकल मेमोरी. उसकी जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी थी उसका नाम क्या था? मैकेनिकल मेमोरी. दैट कुड होल्ड द डाटा, जो कि डाटा अपने पास स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती थी टेम्परेरी तौर पे. टेम्परेरी फॉर प्रोसेसिंग. जब तक प्रोसेसिंग हो रही है तब तक वो अपना डेटा अपने पास कैप्चर कर सकती थी. ठीक है जी. एंड टू स्टोर रिजल्ट, और वो अपने रिजल्ट भी टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती थी. अच्छा, इससे पहले अभी तक जो हमने डिवाइसेस देखी जो इन्वेंट हुई, कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए, उसमें हमने अभी तक हमने स्टोरेज की बात नहीं की थी. इसका मतलब क्या है कि इनसे पहले जो डिवाइसेस गुजरी हैं उसके अंदर अभी तक कोई भी स्टोरेज की बात नहीं हुई, मतलब डाटा स्टोर होने की कैपेबिलिटी नहीं थी. अब चार्ल्स बैबेज ने वो इन्वेंशन की. गॉट इट ना? अच्छा, आगे बात करते हैं टेम्परेरी फॉर द प्रोसेसिंग स्टोरेज. इट वाज यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू एंटर कैलकुलेशन एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट. इस डिवाइस के थ्रू यूजर जो है वो प्रिंटेड रिजल्ट भी हासिल कर सकते थे. तो डिफरेंस इंजन वर्कड ऑन अ डिफरेंस इक्वेशन. ये डिफरेंस इंजन था वो डिफरेंस इक्वेशन पे वर्क करता था. गॉट इट नाउ? आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट इट कि ये भाई इसको बनाने में और इसके इन्वेंटर को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये पहली ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड डिवाइस थी जो कि पिछली डिवाइसेस से बहुत डिफरेंट थी. डिफरेंट इन व्हाट सेंस? इसके बाद स्टोरेज कैपेबिलिटी थी. ये डाटा को स्टोर भी कर सकती थी, रिजल्ट को स्टोर भी कर सकती थी. गॉट इट नाउ? अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं. अच्छा, अब ये तो था डिफरेंस इंजन. अब डिफरेंस इंजन के बाद ये वाला डिफरेंस इंजन है भाई. डिफरेंस इंजन के बाद क्या हुआ? एनालिटिकल इंजन बनाया. अब एनालिटिकल इंजन क्या है इसके बारे में बात करते हैं. देन चार्ल्स बैबेज डिजाइन बट could not build a very big machine in 1837. अब उन्होंने एक और डिज़ाइन किया, साइज रिड्यूस करा. पहली डिवाइस का क्या करा? सबसे मेजर पॉइंट साइज रिड्यूस करा. इन्होंने क्या बोला? could not build a very big machine in 1837. this was named analytical engine. उसको नाम क्या दिया? इसका नाम था डिफरेंस इंजन, इसका नाम क्या दिया? एनालिटिकल इंजन. गॉट इट ना? The proposed design included an ALU. उस डिज़ाइन के पास उन्होंने क्या इन्वेंट किया? ALU. ALU क्या होता है? Anyone know the full form of ALU? बेटा वाहिद रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको जल्द छाजाओं पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और थोड़ी सी उस पर इंटरनल वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द. वेरी गुड. वावे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. भाई इनको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्यों कहते हैं? अभी अर्थमेटिक की तो बात हम इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं. अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, अर्थमेटिक का तो चीज़ सबको क्लियर. लॉजिकल यूनिट, भाई इसको ALU इसके अंदर लगाया तो भाई ये लॉजिकली भी चीज़ें. लॉजिकली क्या होता है भाई? कंपैरिजन. लॉजिकल का मतलब होता है टू डेटा, द डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन द टू डेटा. हाउ कम? फॉर एग्जांपल भाई हम कह रहे हैं भाई 2 + 2 = 4. ठीक है, तो भाई ये 2 + 2 तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, = 4 ये जो कंपैरिजन कर रहा है दैट इज द लॉजिकल वन. तो ALU जो था वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता था और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता था. गॉट इट ना? तो इसने क्या वो ALU यूज़ किया विद बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल. अब फ्लो कंट्रोल क्या था? प्रोग्रामेटिक. अभी मैंने बात की ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. तो लॉजिक का जो वर्ड आ रहा है ना वो फ्लो को कंट्रोल. अगर डिसीजन गलत है तो भाई वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4. तो भाई ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी. तो वो क्या होगा? लॉजिक यूज़ करते हुए अपने फ्लो को कंट्रोल करते हुए क्या होगा? वहाँ पे
एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा मतलब रुक जाएगा, उससे आगे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी इसके पास मौजूद थी। अच्छा, इसके बाद इट वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग पंच कार्ड्स। इसकी जो स्टोरेज डिवाइस थी ना वो बेसिकली पंच कार्ड थी, एंड कंटेंट इंटीग्रेटेड मेमोरी, और इसके पास इंटीग्रेटेड मेमोरी भी मौजूद। इंटीग्रेटेड मेमोरी क्या होती है, जो कि बेसिकली डिवाइसेस से लिंक्ड होकर उसका जो करंट डेटा होता है वो स्टोर कर रही होती है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे डिटेल। अच्छा, historians considered it to be the first design concept of a general purpose computer because of its comprehensive design। अच्छा, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनीवन? बेसिकली द पॉइंट दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर दोज कंप्यूटर विच कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मोर देन वन। ठीक है, जनरल मल्टीपल टास्क, जो कि कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाए गए, विच कैन परफॉर्म द मोर देन वन टास्क, उनको हम जनरल पर्पस की बात करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ बात की कि भाई अर्थमेटिक के साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा था, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, इसलिए इसको क्या कहा साइंटिस्ट ने, यूजुअली क्या कहा कि ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। गॉट इट नाउ? भाई मुझे थोड़ा सा एक्नॉलेज करते हैं, आप लोगों का आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, और चीज़ें समझ आ रही हैं, या फिर मैं रुकूँ यहाँ पे थोड़ा सा, या फिर किसी को क्वेरीज हैं तो उसको रिजॉल्व करते हुए चलें? एनीवन? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमने कहा कि भाई 6 कंप्यूटर हमने देखे थे, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं भाई, सही हम सही चल रहे हैं कि नहीं। ये पहले एरा में जाके जो है वो टोटल 6 इन्वेंशंस हुई, उसके बाद हमने एरा 2 स्विच किया। भाई एक बार मेरे साथ सब रिकॉल करेंगे, पहले एरा का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एरा? इट वाज मैकेनिकल एरा, और इसको दूसरे किस नाम से कॉल आउट करते थे हम? एज कौन सी थी? डार्क एज। इसमें जो पहली इन्वेंशन है उसका क्या नाम था? अबकस। नंबर 2 नेपियर बोन्स, राइट। नंबर 3, मेरी स्लाइड स्विच करने से पहले आपके जहन में नाम आ जाना चाहिए, इसका मतलब अपने लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त लिया है। ठीक है, स्लाइड रूल। नंबर 4 पैस्कलाइन कैलकुलेटर। नंबर 5 लेबनीज कैलकुलेटर। नंबर 6 लास्ट वन इट्स बैबेज इंजन, बैबेज डिफरेंस एनालिटिकल इंजन। वेरी गुड बेटा। मुजाहिद मुझे बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ताकि उसको रिजॉल्व करें। मुजाहिद की जब तक क्वेरी आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। भाई दूसरा एरा, सेकेंड एरा जो हमारा था, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इसका नाम हमने क्या रखा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। और इसको एज कौन सी कही? मिडिल एज। द रीज़न इज व्हाट? मिडिल एज कहने का क्या मकसद है भाई इसको, कि ये पहली एज के बाद सेकेंड नंबर पे इसको रखा गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक मैंने बात की थी शुरू में 3 एजेस आई हैं, तो ऑब्वियसली द मिडिल वन जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी मेंटेन थी, मिडिल लेवल की थी, और वो उसका नंबर सीक्वेंस जो था वो दूसरे नंबर पे था, इसलिए उसको मिडिल एज कहा गया। ठीक है, पर टेक्नोलॉजी वाइज को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। अच्छा मुजाहिद बेटा, जहाँ पे भी आपको कोई क्वेरी फेस हो रही है, ठीक है, आप मुझे वहीं पे एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दो कि सर ये वाला पॉइंट रिकॉल कर दें। ठीक है, मुझे दोबारा से बता दें, दोबारा से समझा दें, या फिर नाम याद नहीं रहते कंप्यूटर से। व्हाट डज इट मीन बाय? अच्छा नाम देखो, मैं आपको बड़ी क्लियर वे में बताता हूँ बात। ये सारी चीज़ें ना बुक में मौजूद हैं। अगर आपको लगे कि मैं आगे बढ़ गया हूँ तो आप अपने सामने बुक खोल के रखो अपनी कंप्यूटर की। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप पीछे से उसको नाम को रिकॉल कर लो और उसको एक बार पढ़ लो। जो मैं गैप देता हूँ आपको कि भाई एक बार जल्दी से पढ़ लें, सब मुझे बताएं, एक्नॉलेज करें, तो उस ड्यूरेशन में आप उसको पढ़ लो। अगर फिर भी कोई क्वेरी फेस होती है मुझसे फ़ौरन पूछ लो क्लास के बीच में। ठीक है, इसको इस तरह से लेके चलेंगे ना तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। वरना आप ये सोचोगे सर आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, तो फिर ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आप नहीं सीख सकेंगे। आपके पास बुक मौजूद है, रेफरेंस बुक, ये लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। गॉट इट नो? अच्छा, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड में ये एरा स्टार्ट हुआ था। इन दिस एरा साइंटिस्ट बिकेम एबल टू डेवलप फास्टर। साइंटिस्ट ने इस एरा में फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स बनाई, मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन बनाई एज दे वर पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से पावर की जा रही थी। ठीक है, तो इट मीन्स डैट हमने मैकेनिकल के साथ साथ, मैकेनिकल क्यों रखा साथ, ये दो नाम का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया? क्योंकि इसमें स्टीम से भी पावर्ड किया जा रहा था और इलेक्ट्रिसिटी से भी, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का नाम रखने का मकसद समझ आ गया सबको? ये इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे भी काम कर रही थी और स्टीम के बिहाफ पे भी। वन ऑफ द सच मशीन्स वर टेबुलेटिंग मशीन। और इस इन्वेंशन की, सॉरी इस एरा की, इस एज की जो एक सक्सेसफुल मशीन थी उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। दैट इज़ व्हाट? टेबुलेटिंग मशीन। ये क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये एरा समझ आ गया सबको? भाई इसका नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों रखा और इज द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? इज इट क्लियर नाउ? बेटा मिडिल एज का ये पहला स्लाइड है। मिडिल एज अभी स्टार्ट किया हमने, ये पहली स्लाइड है उसकी।
मिडिल एज में सिर्फ एक ही मशीन बनाई गई, उस मशीन का नाम था क्या था, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, क्या नाम था, टेबुलेटिंग मशीन। हर्मन हॉलेट ने इसको बनाई थी, तो इसलिए इसके नाम के साथ क्या लगाया गया हमने, उसका साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, ये कब इन्वेंट हुई, 1890 AD में इन्वेंट हुई। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाई अमेरिकन इन्वेंटर हर्मन हॉलेट इन 1890। हॉलेट फर्स्ट टेबुलेटर वॉज यूज्ड फॉर द US 1890 census because of Hewlett tabulating machine census data took only 6 months to compile। अब देखो 6 month to compile, that is the huge time period। ये एक मशीन बना तो दी थी उन्होंने, डाटा प्रोसेसिंग मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर से मदद करे, हमारी हेल्प आउट कर रही थी और जो है टास्क परफॉर्म कर रही थी। बट क्या कह रहे हैं भाई, हाउ मच टाइम इट वाज टेकिंग, कितना टाइम दे रही थी, ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ द हॉलेट मशीन टुक ओनली 6 months टू कंपाइल, 6 महीने में इन्होंने इसको बनाया, कंपाइल किया, विच वॉज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस US सेंसस 1880। 6 महीने में इन्होंने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, और ये पहले कंप्यूटर के मुकाबले में जो क्या था, बहुत फास्ट थी, कंपैरेटिवली बहुत फास्ट थी, विच टुक 7 years टू बी कम्प्लीटेड। इसने 7 साल कंप्लीट किए। इसके बाद Hewlett tabulating machine became very famous and used in many offices US government। अगर आप अभी भी देखें, मैं तो आपको बोलूँ अभी भी अगर आप देखें तो ये टेबुलेटिंग मशीन बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस में अवेलेबल होती है। गॉट इट ना। तो ये टेबुलेटिंग मशीन जो उन्होंने बनाई थी, 6 महीने में कंपाइल की थी, 7 साल का एरिया इसने कवर किया बड़े अच्छे से। ठीक है, अब ये जो इन्वेंशन है ना, ये किसकी इन्वेंशन है, सेकेंड जनरेशन की। उसका नाम क्या था, सॉरी सेकेंड एरा की, क्या नाम था उसका, अभी मैंने बताया, जल्दी से बताएंगे मुझे क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन। क्या नाम था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल वर्किंग भी थी और इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स भी यूज़ होती थी टास्क कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सोर्स से मिलके बना। ठीक है, पर एडवांसमेंट एक हद तक आई तो, पर एडवांसमेंट कंप्लीट वे में नहीं आई। मैनुअल वर्किंग अभी भी इसमें हो रही थी, मैकेनिकली अभी भी ये वर्क कर रहा था। गॉट इट नाउ। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने फिर तीसरा एरा स्टार्ट कर दिया इसके फ़ौरन बाद। दैट इज़ व्हाट, वेरी गुड, मिडिल एज। तीसरा एरा के बाद हमने स्टार्ट कर दिया, उसका नाम क्या रखा, उसका इंट्रोडक्शन लेके क्लास वाइंड अप करेंगे, उस एरा को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक एरा। इसमें इसका नाम पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई दोस्त कंप्यूटर टोटली वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक एरा इसका नाम रख दिया था। इसमें जितने भी कंप्यूटर बनाए गए उसमें मैनुअल वर्किंग, मैकेनिकल वर्किंग ख़त्म हो गई थी, टोटली इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। उसको इसीलिए क्या नाम दिया, मॉडर्न एज का। भाई मॉडर्न एज का क्या मकसद है, ये अब तक के सबसे मॉडर्न कंप्यूटर्स बनने जा रहे थे। गॉट इट नाउ, अब तक के सबसे मॉडर्न कंप्यूटर्स बनने जा रहे थे। अब इस मॉडर्न एज के बारे में इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, सो बी ट्यून्ड देयर एवरीवन। अच्छा, थोड़े से मुझे जो सवाल होंगे आपसे अगली क्लास में, कि प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा अपना रिव्यू मुझे देना होगा, और साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा आते ही कि इलेक्ट्रॉनिक एरा में कितने कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए। अगर कंप्यूटर नहीं इन्वेंट हुए तो क्या हुआ, जनरेशन इन्वेंट हुई, कौन कौन सी इन्वेंट हुई, उन जनरेशन के नाम क्या थे। इज इट क्लियर ना। एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बेटा आपको जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे माज। ठीक है, उस पर आपको आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर छा जाओ ऐप पे। ठीक है, अच्छा, या यूट्यूब चैनल पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ तक अभी फ़िलहाल इतना ही, और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेके चल रहा कि मुझे पता है ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बच्चे भूल जाते हैं, ज़्यादा माइंड में जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहती, रिकॉल करनी पड़ती हैं, बार बार भूल जाएंगे आप लोग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक एरा स्टार्ट करेंगे और फिर इस एरा से हम फर्दर ऑन आगे मूव करेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, so you have a 1 minute, drop your question there in the chat box. फातिमा, माज, एनीवन, हिशाम, आयशा, आयजा, मुस्कान, मुजाहिद, सुनैना, वाहिद। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। बस थोड़ा सा होमवर्क भाई ज़रूर करेंगे, जितना इंटरेक्टिव रहेंगे ना, हम उससे सवालात करेंगे, उतना पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर मैं मानता हूँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस है, हिस्टोरिकल बेस थोड़े से बोरिंग होते हैं, लिटिल बिट, हम इनको बोरिंग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। बेटा डेटा इज व्हाट द प्रोसेस एंड प्रोसेस फॉर्म, दोनों। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ समथिंग। अब इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, जस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जो मीनिंगफुल हो, जो हमें समझ आ रही हो। व्हाट इट नो, जिसका कोई मतलब हो, मकसद हो। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको बेटा। ठीक है, अभी हम वाइंड अप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह टाइमली नेक्स्ट मंडे 3 बजे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।